इंदौर के संयोगितागंज थाने में पदस्थ कांस्टेबल शालिनी चौहान इन दिनों खासी चर्चा में है। वजह है इंदौर के महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज में हो रही रैगिंग का पर्दाफाश करना। वे एक मेडिकल स्टूडेंट बनकर 5 महीनों तक कॉलेज गई और पूरी पड़ताल की। इस पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद रैगिंग करने वाले 11 स्टूडेंट को पुलिस ने आरोपी बनाया है। आखिर कैसे महज 24 साल की इस कांस्टेबल ने पूरे प्लान को अंजाम दिया, जानते हैं खुद शालिनी चौहान की जुबानी। अच्छा लग रहा है, ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था जो मैं ये कर नहीं पाती। मुझे थोड़ा डर था कि फर्स्ट बार ऐसी चीज़ मैं करने जा रही हूँ तो पता नहीं होगा या नहीं होगा, लेकिन जो हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि तुम कर सकती हो, ये जो मैंने किया तो अच्छा एक्सपीरियंस। क्या मामला था और आपको वरिष्ठ अधिकारियों की तरफ से क्या कहा गया कि वहाँ के आगे क्या करना है? हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी थे उनके पास कंप्लेन आई थी जिसमें ना कोई फरियादी थे ना कोई आरोपी थे, तो पता नहीं चल रहा था कि आरोपी कौन है इतने स्टूडेंट में रैगिंग के। हाँ, रैगिंग के आरोपी जो लगभग 750 से 800 स्टूडेंट है, जिसमें पता नहीं चल रहा था कि रैगिंग कौन करते हैं क्या है। तो उस बेस पे मुझे एक स्टूडेंट बनाकर भेजा गया जिससे मैं लोगों से वहाँ के जो स्टूडेंट हैं उनसे मेल जोल बढ़ाऊँ, बातचीत करूँ ताकि मैं उनकी मन की बात निकलाऊँ, क्योंकि कुछ जूनियर स्टूडेंट थे जो अपने मन की बात बता नहीं पाते थे डर के कारण, रैगिंग के कारण कि हमारे साथ और शायद कुछ हो सकता है, रैगिंग ज़्यादा हो सकती है। तो उस हिसाब से मैं उन लोगों से बातचीत करती थी, गोलमेल बढ़ाया और कुछ लोगों के नाम जानबूझकर उनके सामने लेती थी कि ये लोग रैगिंग करते हैं या नहीं करते हैं। तो उन्होंने मुझे कुछ लोगों के नाम बताए, कुछ हमारी पूरी टीम लगी हुई थी, उसमें कुछ हमारे जो सब इंस्पेक्टर सर है, प्रधान आरक्षक है, कांस्टेबल है, वो लोग भी लगे हुए थे, अलग अलग कर्मचारी बनकर वो भी रहते थे वहाँ पर। तो उन्होंने मुझे कुछ लोगों के नाम और फोटो पॉइंट आउट करके बताए कि इन लोगों पर ज़्यादा निगरानी रखनी है, सो मैं रखती थी और जो भी हलचल वहाँ पर होती थी मैं अपने वरिष्ठ अधिकारियों को आकर बताती थी। तो आप मतलब एक मेडिकल स्टूडेंट के तौर पे वहाँ कॉलेज में आपने एंट्री की और दोस्ती करी सब लोगों से वहाँ पर, किस तरह की तैयारी करती थी, कितनी देर वहाँ रुकती थी आप रोजाना? मैं कैंटीन में लगभग 4 से 5 घंटे रहती थी। वहाँ पर मैं बैठे बैठे नाश्ता भी ऑर्डर करती थी ताकि किसी को कुछ शक ना हो कि मैं कुछ उसके लिए केस के लिए आई हूँ या जो भी। तो इसलिए मैं कितने दिनों तक चला है सिलसिला, कब तक? ये लगभग मैं 1 महीने तक मैं गई हूँ, बाकी प्रोसेस तो 3-4 महीने लगभग चली है, 2-3 महीने जो। आप हाँ, पूरी टीम। क्लास भी लगती होगी तो वहाँ क्लास? जी नहीं, मैं सिर्फ कैंटीन ही अटेंड करती थी। सिर्फ कैंटीन में तो सब लोग जा सकते हैं, वहाँ पर तो सब लोग आना जाना, परिसर है एमजीएम का पूरा, तो मैं वहाँ पर ही जाती थी। दोस्ती वहाँ पर बनी लोगों से? हाँ, ताकि मुझे कुछ लोग पहचाने भी ना। तो ये जो पूरा प्लान था, इस प्लान के दौरान आपको पता चला कि यहाँ वाकई रैगिंग होती है, कौन लोग करते हैं, कौन से चेहरे हैं वो जो रैगिंग करते हैं? हाँ, मैंने जिन लोगों से फ्रेंडशिप की उन लोगों ने धीरे धीरे मुझे जानकारियाँ दी, मैंने उनसे बहुत अच्छे से फ्रेंडशिप की, अपने बारे में कुछ जानकारियाँ बताई ताकि वो मुझसे घुले मिले और कुछ लोगों के नाम बताए और आकर मैं अपने वरिष्ठ अधिकारियों को बताती हूँ। तैयारी किस तरह की थी यहाँ जाने से पहले? क्या क्या आपके पास साधन थे जिसका? मैं सिविल कपड़े पहनकर जाती थी, वाइट कलर का जो कोट ब्लेजर रहता है उनका वो पहनकर जाती थी, मुँह पर मास्क लगाकर जाती थी, बैग में कॉपी किताब रखकर ले जाती थी। कोई मुझसे पूछता था कि आप कौन हो, कौन से ईयर के स्टूडेंट हो, तो मैं सबको अलग अलग तरीके से बताती थी। पहले मैं उनसे पूछती थी कि वो कौन से ईयर के, फिर सबको अलग अलग बताती थी। आपसे पहले करवाई? जी 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 जी। और कभी कुछ लगता था कि ज़्यादा डाउट कोई क्वेश्चन कर रहा है तो मैं वहाँ से निकल जाती थी। अच्छा, हाँ, मतलब आपको उस दौरान लगा कभी कि कभी आप पकड़ में आ जाएंगी, कई बात अपनी? जी हाँ, लगा था, इसीलिए मैं वहाँ से चले जाती थी क्योंकि हमारी पूरी टीम रहती थी, वो मुझे इशारा कर देती थी और मैं निकल जाती थी वहाँ से। अच्छा जी। तो ये जो पूरा जो आपने पूरा ट्रैप बिछाया है, इसके अंदर कितने लोग आरोपी है या ये जिसमें आए हैं सामने की ये आरोप? लगभग 11 लोग हैं, बाकी इन्फॉर्मेशन हमारे थाना प्रभारी महोदय थे। जिन लोगों से आप बातचीत करती थी लड़कियों से, उन लोगों ने भी बताया कि उनके साथ रैगिंग वगैरह होती थी? हाँ, वो उन्हीं से मैंने सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाई कि ये लोग करते हैं और उनके साथ भी कभी कभी हुई है। और अधिकतर वैसे बाहर ही होती थी रैगिंग, कैंपस के बाहर ही। ये आपका पहला केस था या इस तरह से पहले भी आप कर चुके हैं? जी नहीं, ये मेरा पहला ही केस था, मेरा फर्स्ट थाना है संयोग। अच्छा, पहला थाना है। जी सर। तो आपको क्या लगता है कि आपको क्यों थाने से चुना गया है कि आप ही को भेजा जाना चाहिए इस मिशन के ऊपर या इस काम के लिए? हमारे जो थाना प्रभारी महोदय हैं उनका कहना था कि मैं एक स्टूडेंट की तरह ही लगती हूँ और इन जैसे चीज़ों में मैं थोड़ा एक्टिव भी रहती हूँ। अच्छा, तो इसलिए उन्होंने मुझे। आप कहाँ की शालिनी? मैं बागली जिला देवास। जिला बागली। और पुलिस में आपकी सर्विस कितने समय की होगी? मुझे 8 साल हो गए। 8 साल। अभी और किसी, ये तो एक चलो रैगिंग का एक मामला था, लोगों से बातचीत, किसी इस तरह का और चुनौती वगैरह कोई चैलेंजिंग काम मिलता है? जी मैं बिल्कुल करूँगी।
रैगिंग की शिकायत हमें ऐसे मिली थी कि यहाँ जो एमजीएम कॉलेज के डीन साहब हैं उनके ऑफिस से एक पत्र आया था जिसमें वहाँ जो एमजीएम कॉलेज के कुछ छात्र थे जूनियर्स, उनके द्वारा जो रैगिंग की यूजीसी की साइट है उस पर कंप्लेंट की गई थी, जिसमें उन लोगों ने अपने नाम नहीं बताए थे, आरोपी के भी नाम नहीं बताए थे। वो यहाँ की जो एमजीएम कमेटी की एंटी रैगिंग कमेटी थी उनने उसकी जांच की थी, परंतु उसमें मामला फरियादी के भी नाम नहीं थे, आरोपी के भी नाम नहीं थे, सिर्फ कृत्य बताया गया था कि क्या करते हैं सीनियर्स, उनको कैसे परेशान करते हैं। तो इसलिए उनने पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर दर्ज इस प्रकार हुई थी। तो ये जो पूरा ट्रेप जैसे शालिनी चौहान जो आपके यहाँ की जो कांस्टेबल है उन्होंने सतीश किया, तो ये कैसे प्लान किया आपने? ये पहले ऐसा नहीं, पहले हमने इसको एक साधारण केस ही लगा था कि भाई जाएंगे हम कॉलेज में और कॉलेज में लड़के बयान दे देंगे, उसके आधार पर हम कार्रवाई कर देंगे। बयान लेने के लिए हमारी टीम वहाँ पर गई, जो सब इंस्पेक्टर वगैरह गए थे, तो वो जो बयान में हेजिटेट हो रहे थे, सीनियर्स के सामने बयान नहीं दे रहे थे। फिर जब जैसे ही उनको इन्वेस्टिगेशन का मालूम पड़ा कि पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ कर दिया है, तो जो जूनियर्स थे उन पर दबाव वगैरह बना के उनने एक 80-85 लोगों की पूरी लिस्ट बनाकर डीन महोदय को एक ज्ञापन दिया था, जिसमें बताया गया था कि हम कोई कार्रवाई नहीं चाहते। इस टाइप से भी प्रक्रिया दबाव बनाने का प्रयास किया गया इन्वेस्टिगेशन के दौरान। और जब इनसे यहाँ से हमको फरियादी और आरोपी के क्लियर नहीं हो पा रहा था, तो हमने रैगिंग की जो साइट थी जहाँ पर इन लोगों ने कंप्लेंट की थी, वहाँ पर पत्र लिखकर उनकी जानकारी लेनी चाहिए कंप्लेनेंट के संबंध में। तो उनने भी उनकी जो संहिता थी उसका उल्लेख करके कि हम इसमें हमने फरियादी का नाम ओपन नहीं कर सकते, उनने नाम नहीं बताए थे। जब वहाँ से भी नाम क्लियर नहीं हुआ, फिर हमने जो उनकी चैट थी जूनियर सीनियर्स की, इसके आधार पर फेसबुक व्हाट्सएप से भी जानकारी लेना चाहिए थी, पर वहाँ से भी जानकारी 2 महीने बाद बताया गया कि हम जानकारी उपलब्ध नहीं करवा पाएंगे। तो पुलिस के सामने बिल्कुल हालो बन गया था कि कुछ था नहीं सामने कि क्या करें। पर प्रकरण में चूँकि हमारे जो सीनियर ऑफिसर हैं, कमिश्नर साहब, डीसीपी साहब चाहते थे कि अगर इसमें ऐसे प्रकरण में, क्योंकि ये इनपुट तो था कि रैगिंग होती है और अगर ऐसे में खात्मा लग जाएगा तो जो ऐसा मिसचिव करते हैं उनके हौसले बढ़ेंगे और जिनके साथ ऐसी घटनाएं होती हैं उनकी मनोबल डाउन होगा। तो इसलिए अधिकारी चाहते थे कि इसमें हो, तो हमने पुलिस का परंपरागत तरीके का उपयोग किया था। सर, ये जो ट्रेप बचाया था पूरा, तो इससे क्या साक्ष्य मिले हैं उनके खिलाफ, आरोपियों के खिलाफ पुख्ता साक्ष्य? हाँ मामला बनता है? इससे ये चीज़ हुआ ना क्लियर कि फरियादी कौन है। पहले तो कोई बताने को तैयार नहीं था। जब हमारी टीम गई वहाँ पर, टीम ने जाकर बातचीत करने से ये पता चला कि उनके साथ ऐसी घटनाएं होती, किनके साथ घटनाएं होती, उनके नाम क्लियर हुए, कौन करते हैं ये क्लियर हुआ, और दूसरे तकनीकी साक्ष्य मिले जिसके आधार पर हमने कार्रवाई की। ये जो ट्रेप बिछाया गया था, ये जिन जो प्रशासन है उसके जानकारी में अवगत है, उससे मिलके क्या? जैसे कि पूरा इन्वेस्टिगेशन का तो किसी को कुछ नहीं बताते कि हम इन्वेस्टिगेशन कैसे करें। जब उनने एफआईआर कराई थी तो उनको पता ही था, उनके संज्ञान में था कि पुलिस जाँच जारी है। तो आपको लगता है सर इस तरह के जो ट्रेप बिछाएंगे, इस तरह की जो कोशिश रहेगी पुलिस की, उससे रैगिंग के मामलों में कहीं ना कहीं थोड़ा सा नहीं? देखिए, प्रकरण में ऐसा है कि हर चीज़ एक प्रतीकात्मक होती है। हर जगह वो भी स्टूडेंट्स हैं, एक कॉलेज में ये प्रक्रिया होती है, परंतु रैगिंग जैसी चीज़ों के कारण कई बार जो सीधे साधे बच्चे होते हैं वो गलत कदम भी उठा लेते हैं। कई सुसाइड के केस हो जाते हैं, कई तरह के हो जाते हैं। तो रैगिंग तो गलत है। अब उसको रोकने के लिए, उसको पकड़ने के लिए शासन द्वारा जो कठोर कदम उठाए जा रहे हैं और पुलिस भी इसके लिए वो है, चाहती है कि रैगिंग ना हो। कितने आरोपी सर जो जिसके ऊपर अभी तक हम लोग 11 लोगों को चिन्हित कर चुके हैं। उनके ऊपर क्या प्राथमिक कार्रवाई जो भी उनके ऊपर जो धाराएं थी उसके आधार पर उनको 41 के नोटिस दिए जाते हैं, वो नोटिस जारी कर दिए गए हैं और शीघ्र ही अभियोजन चालान कोर्ट में पेश किया जाने वाला है। ये 1 महीने पहले हमारे पास यूजीसी से कंप्लेंट आई थी। कंप्लेंट आने में 24 घंटे के अंदर हमने हमारी एंटी रैगिंग कमेटी में जो डॉक्यूमेंट्स उनने भेजे थे वो प्रस्तुत करके उसको इन्वेस्टिगेट किया। तो उसमें कुछ व्हाट्सएप मैसेजेस थे, कुछ बच्चों के नाम थे और वो एक्टिविटी जो थी कॉलेज कैंपस के बाहर हुई थी। तो हम लोगों ने इमीडिएटली उस इंफॉर्मेशन के आधार पे संयुक्तागंज थाने में एफआईआर दर्ज करा दी थी। कितने आरोपी सर जो अभी उसके बाद इन्वेस्टिगेट करने के बाद उन्होंने हमको 11 बच्चों के नाम भेजे हैं और
उन बच्चों के नाम और एफआईआर की कॉपी के साथ हमारी एंटी रैगिंग कमेटी ने बैठक की। उन्होंने उनको 3 महीने के लिए कॉलेज से और हॉस्टल से निष्कासित करने का रिकमेंडेशन दिया था, तो वो हमने कर दिया है। सर, क्या वजह रही कि इसमें रैगिंग कॉलेज में हो रही है या कॉलेज परिसर में हो रही है, लेकिन पुलिस का इसमें इन्वॉल्वमेंट लेना पड़ा? हम कॉलेज प्रशासन की तरफ से किस तरह के कोई प्रयास सामने नहीं आए? नहीं, इसमें बड़ा क्लियर है। जैसे ही हमको कंप्लेंट मिली, हमने इमीडिएटली हमारी एंटी रैगिंग कमेटी ने बैठ के उसमें कुछ व्हाट्सएप मैसेजेस थे, तो वो व्हाट्सएप मैसेजेस के आधार पे हम कोई निर्णय नहीं ले सकते थे, तो इसको प्रॉपरली पुलिस से ही इन्वेस्टिगेशन कराया गया और इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ने उसको सही पाया तो एफआईआर दर्ज की। हम लोगों ने तो तुरंत 24 घंटे के अंदर ही एफआईआर दर्ज कर दी थी। सर, ये पुलिस ने जो ट्रैप बिछाया है, वहाँ पर जो महिला कांस्टेबल है उसको यहाँ पर रखा और वो कैंटीन में और सब लोगों से बातचीत करती रही और वो उसने एक इन्वेस्टिगेशन किया है, तो ये आप मेडिकल कॉलेज प्रशासन और पुलिस दोनों के प्रशासन के साझा प्रयास से हो? नहीं, ये तो पुलिस का काम था इन्वेस्टिगेशन करना, उन्हें जिस तरीके से करना चाहा किया। उसके लिए पुलिस को आपसे किस तरह की अनुमति लेने की? वो तो किसी भी चीज में इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस को अधिकार है। हमने तो उनको कह ही दिया था कि ये हमारे यहाँ प्रॉब्लम है। जी। तो आगे सर कॉलेज में के लिए तो एक मामला हुआ जो सुर्खियों में आया, लेकिन आगे भी रैगिंग ना हो इस तरह से कॉलेज की तरफ से किस तरह के कोई प्रयास है, कोई किए जा रहे हैं? नहीं, हमारे यहाँ हर विभाग में एंटी रैगिंग कमेटी बनी भी है और दूसरे इसके जो डिस्प्ले बोर्ड्स हैं और एंटी रैगिंग कमेटी की लगातार मीटिंग भी हो रही है। हम लोग स्टूडेंट से संवाद भी रख रहे हैं, हर क्लास में हर 2-3 दिन में इस विषय पे चर्चा हो रही है। हॉस्टल में भी रैगिंग नहीं हो इसलिए हॉस्टल के चीफ वार्डन और सब वार्डन्स की मीटिंग ली गई है। उनको भी निर्देशित किया गया है कि बीच बीच में जाके सडन सरप्राइज इंस्पेक्शन लें। बॉयज़ और गर्ल्स हॉस्टल में हमारे वार्डन रात को जाके सरप्राइज विजिट भी कर रहे हैं। जी सर। तो अगर कोई स्टूडेंट जो है, लड़की है या कोई लड़का है, वो आप डायरेक्ट जो है कॉलेज प्रशासन से शिकायत करना बिल्कुल कर सकते तो उसकी कोई व्यवस्था आपने? हाँ, हमारी एंटी रैगिंग हमने संवाद भी हम लोग रखे हैं और एंटी रैगिंग के लिए नंबर्स भी दिए हैं। प्लस दूसरा इम्पोर्टेंट ये है कि एंटी रैगिंग कमेटी के हर सदस्य का मोबाइल नंबर हर हॉस्टल और हर जगह डिस्प्ले है, तो जिस पे भी टेक्स्ट मैसेज पे भी कंप्लेंट करनी है करें, वी विल टेक केयर ऑफ दैट।